हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आप बच्चे जानते होंगे, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीपीओ हो। हर वनडे एग्जाम के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बच्चों, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो सिंपल एक पार्ट को एग्जामिनर एक सेगमेंट को दो तरह से दे देता है। एक पार्ट को अंडरलाइन या फिर बोल्ड लेटर्स में यानी कि ब्लैक लेटर्स में लिख के दे देगा। जितना पार्ट बोल्ड, ब्लैक लेटर्स में या फिर अंडरलाइंड होगा, उतने पार्ट के लिए नीचे 3 रिप्लेसमेंट देगा। कभी कभी चारों ही रिप्लेसमेंट दे देता है। अगर वो 3 रिप्लेसमेंट डालता है तो उस केस में एक ऑप्शन डालेगा नो सब्स्टिट्यूशन या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ये नो सब्स्टिट्यूशन और नो इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल सही है, बोल्ड पार्ट बिल्कुल सही है, देन योर आंसर ऑप्शन विल बी नो सब्स्टिट्यूशन एंड नो इम्प्रूवमेंट। यानी कि हमें वहाँ पर किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है या किसी भी सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि उस अंडरलाइन पार्ट में कुछ भी एरर है तो फिर आपको रिप्लेसमेंट बतानी है कि कौन सा उसको रिप्लेस करेगा, फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, जैसे आप देख भी रहे होंगे, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। मैनी अ पर्सन आर अनेबल ऑफ आपको चेक करना है कि क्या आर अनेबल ऑफ करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो आप नो इम्प्रूवमेंट को टिक करेंगे, और अगर वो इनकरेक्ट है तो फिर आपको चेक करना है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा उस पार्ट को रिप्लेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर बच्चों बात करूँ मैनी अ की, ये मैंने गोल्डन रूल में भी आपको रूल कराया था कि मैनी आपका प्लूरल वर्ड है, लेकिन मैनी सिंगुलर का भी काम करता है, और ये सिंगुलर का काम तभी करेगा जब मैनी के बाद आपको आर्टिकल ए या फिर एन मिलेगा। ग्रामर में आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है वन। ए और एन का मतलब होता है वन। अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन आता है तो वहां पर नाउन सबसे पहला आएगा काउंटेबल, और कैसा काउंटेबल आएगा, सिंगुलर। एससीएन का मतलब है बच्चों सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से। और अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन नहीं आता है तो अगेन नाउन काउंटेबल आता है, और कैसा काउंटेबल, प्लूरल। पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन से, प्लूरल काउंटेबल नाउन से। फिर जैसा नाउन वैसी वर्ब। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, और नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। इसी रूल पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है। मैंने के बाद आर्टिकल ए देखा तो पर्सन यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बट जो आर है वो कैसी वर्ब है, प्लूरल। और हम जानते हैं कि हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अब आर आर और नो इम्प्रूवमेंट भी आर ही है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। जिस टेंस में आर का यूज बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, उसी टेंस में इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज होता है आई के साथ। तो यहां पर आप इज लिखेंगे, इज अनेबल टू, इज मतलब सिंगुलर वर्ब, इज अनेबल टू को देखकर आप आंसर ऑप्शन फोर्थ टिक करेंगे।
इतना क्लियर हो गया सभी को? डाउट है किसी को? तो यहाँ पर बच्चों आंसर ऑप्शन जो आ जाएगा वो फोर्थ आ जाएगा, इज अनेबल टू इज द करेक्ट वन। इज अनेबल टू इज द करेक्ट वन। डाउट है यहाँ तक किसी को? उतारेंगे आप सभी बच्चे? नेक्स्ट आते हैं, शी आर हैविंग 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है 16/11/2020 का। आर हैविंग को चेक करना है कि आर हैविंग करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाएंगे, अदरवाइज हैज, हैव और इज हैविंग लगाएंगे। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ आपको। आप बच्चों ने अभी तक पढ़ा होगा ये जितने भी हैज होते हैं, हैव और हैड, ये जो काम करते हैं ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। आप बच्चे इस तरह से पढ़कर आए होंगे, बट हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। कभी कभी ये आपके मेन वर्ब का भी काम करते हैं, कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। अब ये कब मेन वर्ब का काम करेंगे और कब ये हेल्पिंग का काम करेंगे, इसको डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड होगा किस तरह से। मैंने आपसे बोला आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, और एक मैंने आपको बोला आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। आप बच्चे ध्यान से समझेंगे पॉइंट क्या आता है बच्चों यहां पर, हैव और हैव। प्लेड यानी कि वर्ब, अगर आपको कभी भी हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब मिलती है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे ये हेल्पिंग का काम करेगी। और अगर हैज, हैव और हैड के बाद बुक यानी कि नाउन, नाउन मिलता है तो उस केस में बच्चों ये आपके हेल्पिंग का काम नहीं करेगी। हेल्पिंग का मतलब होता है हेल्प करना, और वो हेल्प किसको करती है बच्चों? वर्ब को। अगर वर्ब ही नहीं है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में वो हेल्पिंग का काम नहीं करेगी। ग्रामर में वर्ब 2 फॉर्म में यूज होती है, या हेल्पिंग, और अगर वो हेल्पिंग नहीं है तो फिर वही वर्ब जो है वो आपके मेन वर्ब का काम करती है। तो यानी कि जब ये यहाँ पे हेल्पिंग का काम नहीं करेगी तो यहाँ पर ये किसका काम करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। अब जब ये मेन वर्ब का काम करती है बच्चों तो इस केस को हम पोजीशन बोलते हैं। इस केस को क्या बोलते हैं? पोजीशन। और जब ये हेल्पिंग का काम करती है तो उस केस को हम एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्शन। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। जब भी हैज, हैव और हैड पोजीशन का काम करते हैं तो वहां पर वो मेन वर्ब की फॉर्म में यूज होती है, और जब भी वो एक्शन का काम करते हैं तो वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यूज होती है। अब पॉइंट क्या आता है कि पोजीशन जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जहां पर वो ऑनरशिप की बात की जाती है, अधिकार की बात की जाती है। ऑनरशिप मतलब होता है पोजीशन। हु इज द ऑनर ऑफ दिस बुक? तो आई। वो चाहे तो उसको पढ़े या फिर किसी और को दे दे, तो दैट इज अधिकार। इसको अधिकार बोलते हैं। और जितने भी पोजीशन होते हैं ये सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। अब आप बच्चे इसको लिख लेना ध्यान से। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक पॉइंट आता है बच्चों। वो क्या आता है? वो पॉइंट ही आता है बच्चों कि हम आईएनजी का और इज आरएम का यूज नहीं करते तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। इज आरएम का यूज नहीं करते तो इज हैविंग भी नहीं हो सकता। अब पॉइंट आता है हैज या फिर हैव। हैज की बात करें बच्चों तो हैज का यूज वहां होता है जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता है।
और हैव का यूज वहां होता है जहां सब्जेक्ट प्लुरल होता है। हैज वहां पर होगा बच्चों जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और हैव वहां होगा जहां सब्जेक्ट प्लुरल होगा। हमने यहाँ पे शी यानी कि कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो शी को देखकर हम हैज का यूज करेंगे, हम हैव का यूज नहीं करेंगे, और उसी के बेसिस पे जो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। दैट इज शी हैज 2 brothers and 3 sisters इज द करेक्ट वन। शी हैज 2 brothers and 3 sisters इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे? नेक्स्ट आते हैं, आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल अ टाइम कम्स। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो आप बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वाइल अ टाइम्स कम्स, वाइल अ टाइम कम्स, विल के साथ एक्सेप्ट और टाइम के साथ कम्स, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट कितने हैं? 2, सब्जेक्ट और वर्ब। आई टाइम सब्जेक्ट और कम्स वर्ब है। ये सीधा सीधा सेंटेंस जो है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस का है, जहां पर आपको 2 क्लॉजेस दिए होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके कंडीशनल सेंटेंसेस से है, जहां पर आपको 2 क्लॉजेस दिए गए होते हैं। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर वाइल की बात करें तो वाइल का यूज होता है जब किसी हम प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, वहां यूज होता है वाइल। और मैं अंटिल की बात करूं तो अंटिल का यूज होता है जब हम समय की बात करते हैं, यानी कि टाइम। whenever इज नॉट अ कंडीशनल वर्ड, when कंडीशनल है, ठीक है, ये भी टाइम के लिए आता है, ये भी किसके लिए आता है बच्चों? टाइम के लिए। और अगर मैं बात करूं यहां पर नो इम्प्रूवमेंट की, अगर मैं बच्चों बात करूं यहां पर नो इम्प्रूवमेंट की, तो नो इम्प्रूवमेंट का यूज हम नहीं करेंगे। अब देखो सिंपल सा पॉइंट क्या आता है कि जब भी हम बात करते हैं, अगर वहां पर एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, तो कोई टाइम नहीं दे रखा है, तो यहां पर हम अंटिल, व्हेनेवर आ नहीं सकता, वाइल प्रोग्रेसिव के लिए आता है, तो बचता कौन सा है? दैट इज थर्ड, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा। तो कंडीशन दे दी है कि वो एक्सेप्ट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारियों को ले लेगा जब समय आएगा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे हमारा व्हेन द टाइम कम्स। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, द प्लेस वॉज नॉट कोल्ड बट नॉट कोल्ड ओनली एंड ऑल्सो डैम। सीजल मेंस का क्वेश्चन ही है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, पेयरिंग कनेक्टर्स होते हैं, जैसे नाइदर का यूज होता है नॉर के साथ, आइदर का यूज होता है और के साथ, नॉट ओनली का यूज होता है बट ऑल्सो के साथ, नॉट ओनली का यूज होता है बट ऑल्सो के साथ। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ आएगा, और नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों किस में दे रखे हैं? यहाँ नॉट ओनली है बट बोथ दे दिया, ये गलत। नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि नॉट ओनली है, ऑल्सो दे दिया बट नहीं है, ओनली नॉट दे दिया, तो खत्म। नॉट ओनली बट ऑल्सो को देखकर आप क्या लगाएंगे? आंसर ऑप्शन फोर्थ। तो करेक्ट क्या बनेगा? द प्लेस वॉज नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो डैम, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट हो जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट वन। ये दोनों नेगेटिव को बताते हैं और ये दोनों बच्चों आपके पॉजिटिव को बताते हैं, ठीक है। ना तो मैं एसएससी की तैयारी कर पा रहा हूं, ना ही मैं बैंकिंग की तैयारी कर पा रहा हूं, दैट इज नाइदर नो। या तो मैं एसएससी में सेलेक्ट होऊंगा या मैं बैंक में सेलेक्ट होऊंगा, दैट इज आइदर और, या तो ये या फिर ये, ना तो ये और ना ही ये, ठीक है। तो नाइदर नॉर
आता है दो नेगेटिव के लिए, आइदर और आता है दो पॉजिटिव के लिए। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे। हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से लिखते चलेंगे, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखते चलेंगे। हो गया सभी का? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द स्टेन कैन बी रिमूव बाय लाइम जूस। देखो, अगर कैन आता है बच्चों, कुड आता है, शुड आता है, या फिर शैल आता है, विल आता है या फिर वुड आता है, मे आता है या माइट आता है, तो इन सब के साथ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिकॉज कैन, कुड, शुड, वुड, might, must, they all are modals and all modals are used as a helping verb। हम जितने भी modals होते हैं इन सबका यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं, और यही रीज़न है कि इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। यही रीज़न है कि हम इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इन सब के साथ कैन हो या फिर कुड हो, शैल हो या फिर शुड हो, ठीक है, वुड हो, माइट हो, आफ्टर दैट बी आए, तो उस केस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तब जब केस आपके पैसिव वॉइस का होगा। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग एक सब्जेक्ट यानी कि परफॉर्मर से नहीं होती, यानी कि जब भी आपको सेंटेंस में परफॉर्मर ना दिया गया हो। ये अपने आप रिमूव होगा स्टेन? नहीं। अपने आप रिमूव होगा? नहीं। परफॉर्मर कोई और है, और परफॉर्मर जब कोई और होता है बच्चों तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव में इन सब के साथ जब भी बी आएगा तो बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन खत्म और हमारा थर्ड ऑप्शन खत्म। अब पॉइंट है रिमूव्ड, दो ऑप्शन में दे रखा है, हटाना, रिमूव, ठीक है। रिमूव की फर्स्ट फॉर्म रिमूव होती है बच्चों, एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रिमूव्ड होती है। अब पॉइंट ये है कि रिमूव्ड दो ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी आप रिमूव कर रहे हो, कि स्टेन कैन बी रिमूव्ड, लाइम जूस की बात कर रहे हो, किसी थिंग की बात करो, तो वहां पर आप विद का यूज करेंगे, आप थ्रू का यूज नहीं करेंगे, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, ही हैज बीन पुट बिहाइंड प्रिजन फॉर लाइफ। अगेन सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट है, इन इंग्लिश ग्रामर जहां पर भी बच्चों हैज आए, हैव आए या फिर हैड आए, इनके साथ हम कभी भी बीइंग का यूज नहीं करेंगे। इनके साथ हम हमेशा बीन का यूज करते हैं। जब भी आपको हैज मिले, हैव मिले या फिर हैड मिले, तो ये अपने साथ हमेशा बीन को लेकर आते हैं, या बीइंग को लेकर नहीं आते। तो बीइंग के केस में नो इम्प्रूवमेंट खत्म, बीइंग के केस में थर्ड खत्म। दूसरा, हम बीन को लेकर आते हैं, बीन दो ऑप्शन में दे रखा है। जब हम किसी भी पर्सन को कारागार में डालने की बात करते हैं, प्रिजन में डालने की बात करते हैं,
तो वहां पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे पुट के साथ बिहाइंड नहीं, वहां पर इन आता है, और पुट इन के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, फर्स्ट। कौन सा टिक करेंगे बच्चों, फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, ये ध्यान रखेंगे आप बच्चे। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे, पुट इन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, ही वॉज कंसिडर्ड अ जीनियस बाय हिज स्कूल हेडमास्टर। वॉज कंसिडर्ड क्या करेक्ट है या नहीं? अगर बच्चों हम बात करें वॉज और वर की, वॉज और वर के साथ इंग्लिश ग्रामर में दो वर्ब का यूज होता है, एक तो V1 में ING का यूज और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। V1 में ING बच्चों वहां लगेगी जब आप एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां लगेगी जब आप पैसिव वॉइस की बात करेंगे। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, पॉइंट क्या आता है बच्चों, एक्टिव का मतलब होता है जब सेंटेंस की स्टार्टिंग एक परफॉर्मर से होती है, एंड परफॉर्मर वही होते हैं जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। पैसिव वॉइस उसको बोलते हैं जब किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग आपके परफॉर्मर से ना हो, काम को करने वाले से ना हो, और जब काम को करने वाला नहीं होगा तो उसको हम पैसिव सब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहां पर वो खुद कंसिडर नहीं हो रहा, कंसिडर करने का काम स्कूल के हेडमास्टर कर रहे हैं। इट मीन्स हमें यहां पर ये क्लियर हो गया कि जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस है, क्योंकि मैंने वॉइस की क्लासेस आपकी ऑलरेडी लाइव क्लासेस बहुत ले रखी हैं मैंने वॉइस पे, और मैंने आपको समझाया भी था। एक्टिव और पैसिव को पहचानना सबसे पहला पॉइंट होता है, आफ्टर दैट आप उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस इज इन एक्टिव या फिर पैसिव। तो एक्टिव को और पैसिव को पहचानने के लिए सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान रखना है, अगर कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग एक परफॉर्मर से होती है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग एक परफॉर्मर से होती है तो सेंटेंस एक्टिव होगा, और अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग परफॉर्मर से नहीं होती है तो फिर वही सेंटेंस आपका पैसिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पैसिव वॉइस है तो वॉज के साथ कंसिडर की थर्ड फॉर्म कंसिडर्ड बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, और जब कंसिडर्ड बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है तो इट मीन्स हम वहाँ पर यूज़ करेंगे नो इम्प्रूवमेंट। हमें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। वॉज के साथ कंसिडरिंग तभी आएगा जब हमारा एक्टिव होगा, वॉज टू बी नहीं होता, वॉज के साथ बीइंग आता है बट बीन नहीं आता। तो बचे हुए ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, तो हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? उतारेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, आई विल नॉट गो टू द पार्टी लेस्ट यू विल प्रॉमिस टू accompany मी। अब देखो यहाँ सीजल मीन्स की बात हो रही है, 16/11/2020। लेस्ट यू विल चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं, या उसकी जगह हम इफ यू विल लिखेंगे, अनलेस यू शुड लिखेंगे, अनलेस यू लिखेंगे। आई यानी कि सब्जेक्ट और विल यानी कि वर्ब। यू यानी कि सब्जेक्ट और प्रॉमिस यानी कि वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब। ठीक है, हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि दो क्लॉजेज हैं और वो पार्टी में नहीं जाएगा अगर उसको प्रॉमिस नहीं किया गया उसके साथ जाने के लिए, यानी कि कंडीशन और उसका रिजल्ट दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये कंडीशनल सेंटेंस है।
और दूसरा, आप इसको चाहो तो इस तरह से भी पहचान सकते हो कि हम कभी भी बच्चों एक साथ दो क्लॉजेस के अंदर फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। हम कभी भी एक साथ दो क्लॉजेस के अंदर फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। विल फ्यूचर को बताता है और विल फ्यूचर को बताता है, और फ्यूचर का यूज नहीं होगा तो विल नहीं आ सकता, नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। दूसरा, विल सिंपल फ्यूचर को बता रहा है और ये शुड को लेकर भी नहीं आएगा। तो बचता क्या है, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट वन, अनलेस यू। जब भी कंडीशन की बात की जाती है बच्चों, तो वहां पर कंडीशन के लिए आप यूज करते हैं हमेशा अनलेस, और जहां पर भी अनलेस और अनटिल आता है, बस डिफरेंस इतना है कि अनटिल का यूज टाइम के लिए होता है और अनलेस का यूज कंडीशन के लिए होता है। और जहां पर भी अनलेस और अनटिल आता है वहां पर हम नॉट का यूज नहीं करते। बट डिफरेंस ये है कि एक टाइम के लिए और एक आपके कंडीशन के लिए। उतारेंगे आप सभी बच्चे इसको। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आई हैव बीन वर्किंग विद द चिल्ड्रन बिफोर सो आई नो वॉट टू एक्सपेक्ट। अगेन सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। आई हैव बीन वर्किंग विद द चिल्ड्रन बिफोर। जब भी बिफोर को आप देखें, बिफोर दो तरह से यूज होता है। दो ऐसे एक्शंस को जोड़ने का काम भी करता है जिसमें दोनों ही कंप्लीटेड होते हैं, बट यहां पर कंप्लीटेड नहीं है दोनों में से एक भी। ठीक है, अब दो कंप्लीटेड होंगे तो बिफोर एज अ कनेक्टर दो पास्ट के कंप्लीटेड एक्शंस को जोड़ने का काम करेगा। जहां पर दोनों कंप्लीटेड एक्शन नहीं है वहां पर बिफोर एक एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करता है, और एक ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करता है जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है परफेक्ट, हर परफेक्ट का मतलब कंप्लीटेड होता है, हर परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड। और जब भी आप कंप्लीटेड की बात करेंगे प्रेजेंट में तो आप उसको यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों यूज होता है हैज विथ सिंगुलर और हैव विद प्लूरल। हैव विद प्लूरल, हैज विद सिंगुलर और हैव विद प्लूरल। ठीक है, इन प्रेजेंट परफेक्ट। और हैज और हैव के साथ हर परफेक्ट टेंस में यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैव वर्कड एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो बस वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि वर्क जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को। और आई एम वर्किंग जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताता है। जब कोई एक्शन प्रोग्रेसिव है तो ये खत्म, ये खत्म। और हैव बीन वर्किंग जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताता है। तो बस आप इन सभी ऑप्शन को इनके बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचा, दैट इज हैव वर्कड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, हैव वर्कड इज द करेक्ट वन। डाउट है यहां तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। यू हैव नॉट शोड एनी इम्प्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग। सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है 16/11/2020। यू हैव नॉट शोड, हैज, हैव और हैड के साथ हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म।
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर भी हैज, हैव और हैड आता है वहां पे यूज होगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम हैज का यूज नहीं कर सकते, और हमें कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट का नहीं दे रखा, हैड का यूज नहीं कर सकते। बस आपको ध्यान रखना है जब भी आप शो करने की बात करते हो तो शो की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो शॉन होती है, और शॉन होती है तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ आएगा। हम सेकंड को टिक नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर एरर है। हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है शो की, किसी चीज को दिखाने की, दैट इज शॉन। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन क्या लगाएंगे? फोर्थ, क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट बतानी है कि उसमें किससे वो रिप्लेस होगा। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? डाउट है यहाँ तक? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जहां पर भी, ये चाहे आपको बच्चों विल हैव फॉर्म में दिया हो, शैल हैव फॉर्म में दिया हो, शुड हैव फॉर्म में दिया हो, कुड हैव फॉर्म में दिया हो, जहां पर भी आपको हैज, हैव और हैड मिले विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब या विद एनी हेल्पिंग वर्ब, हमेशा थर्ड फॉर्म को लेकर आएंगे। ठीक है, इस चीज को आप बच्चे हमेशा याद रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे ऑनलाइन बैच के लिए, वीओडी बैच के लिए। तो एसएससी बुलेट का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर आपको जो भी वीडियोस होती हैं आपको उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाकर फर्स्ट लिंक मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने का ऐप को, या प्ले स्टोर पे जाके एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस के लिए है। और बाकी आपकी लाइव क्लासेस रेगुलर जो बच्चों रहती है वो 5:15 रहती है मंडे टू फ्राइडे। तो रेगुलर आप लाइव क्लास को अटेंड किया करो और क्लासेस लो, लग के तैयारी करो आप सभी बच्चे, बहुत ज़रूरी भी है लग के तैयारी करना। और बाकी बैक टू बैक एग्जाम्स हैं तो अच्छे से तैयारी करो आप सभी बच्चे। और ऑफलाइन क्लासेस जो चलती हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ और सिर्फ मुखर्जी नगर में चलती हैं एसएससी बुलेट की। बाकी ऑनलाइन क्लासेस आप एसएससी बुलेट के ऐप पर ले सकते हैं। सो सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो मेरे को मैसेज करना पड़ता है कि ये क्लास नहीं मिल रही मैम, वो क्लास नहीं मिल रही, तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।